माउंट एवरेस्ट की चोटी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी ऊंचाई में कितने मीटर तक का इजाफा हो चुका है? और क्या आप जानते हैं कि ये किस सरहद पर वाक़या है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि इसकी पैमाइश में इख्तलाफ पाया जाता है? तो आइए इन सब हक़ाइक़ पर रोशनी डालते हैं। नेपाल और चीन ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में पहले के मुकाबले में 0.86 मीटर का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक ने 8,848.86 मीटर 29,032 फीट की नई ऊंचाई पर इत्तफाक किया है। इससे पहले तक दोनों ममालिक में इस बात पर इख्तलाफ था कि चोटी पर जमी बर्फ की टोपी को भी इस ऊंचाई में शामिल किया जाए या नहीं। चीन की साबका सरकारी पैमाइश 8,844.43 मीटर थी, जो नेपाल की जानिब से की गई पैमाइश से 4 मीटर कम थी। माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल की सरहद पर वाक़या है और कोई भी माँ इसे सर करने के लिए दोनों एतराफ से चिढ़ते हैं। नेपाल की वजारत हारजा और महकमा सर्वे के अहदेदारों ने बताया कि दोनों ममालिक की सर्वे टीमों ने नई ऊंचाई पर इत्तफाक करने के लिए मिलकर काम किया है। गुज़श्ता साल चीन के सदर शी जिनपिंग के काठमांडू के दौरे के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की नई पैमाइश का मुश्तरका तौर पर ऐलान करने का मुआहिदा किया गया था। सरकारी ऊंचाई में फर्क क्यों? आइए ये जानते हैं। इससे कम चीनी हुकाम का कहना था कि माउंट एवरेस्ट को इसकी पथरीली ऊंचाई के हिसाब से नापा जाना चाहिए, जबकि नेपाली हुकाम का कहना था कि सिमट के ऊपरी हिस्से पर बर्फ की टोपी को भी शामिल किया जाना चाहिए। चीनी सर्वे टीमों ने 2005 में चोटी की पैमाइश के बाद अपने अदादो शुमार जारी किए थे। नेपाल के सरकारी अहदेदारों ने 2012 में BBC को बताया था कि इन पर चीन का दबाव है कि वो इनकी जानिब से की गई पैमाइश को कबूल करें और इसी वजह से इन्होंने नई पैमाइश करने का फैसला किया था। नेपाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर इस्तेमाल करता आ रहा है, जिसका तयन 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, लेकिन अब पहली बार नेपाल ने इस सिमट की खुद पैमाइश की है। नेपाल के 4 सर्वे अहलकारों ने सिमट तक जाने से पहले इस मिशन के लिए 2 साल तक तरबियत हासिल की थी। नेपाल के महकमा सर्वे के तर्जुमान दामोदर देकाल ने भी BBC को बताया, इससे पहले हमने खुद कभी पैमाइश नहीं की थी। देकाल का कहना था, अब जब हमारे पास एक जवान तकनीकी टीम जो एवरेस्ट सिमट पर भी जा सकती है मौजूद है, तो हम खुद ही ये काम कर सकते हैं। क्या ऊंचाई पर सवालात की कोई और वजह भी है? आइए ये जानते हैं। कुछ माहिर अर्जियात का ख्याल है कि 2015 में आने वाले एक बड़े ज़लज़ले का माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर असर पड़ा था। नेपाल में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में करीब 9,000 अफराद हलाक हुए थे और एक बर्फानी तोदा गिरने की वजह से माउंट एवरेस्ट के 20 कैंप के कुछ हिस्से भी बर्फ तले दब गए थे। इस हादसे में कम से कम 18 कोई पैमा हलाक हुए थे। कुछ माहिरीन अर्जियात ने बताया कि ज़लज़ले की वजह से एवरेस्ट की बर्फ की टोपी सुकर सकती है। साइंसदानों के मुताबिक हिमालय की कुछ और चोटियां जैसे लांगता अंग हमल जो काठमांडू के शुमाल में और ज़लज़ले के मरकज के करीब वाक़या है, ज़लज़ले के बाद इनकी ऊंचाई में कमोबेश 1 मीटर की कमी वाक़या हुई है। कई दूसरे साइंसदानों का ये भी कहना है कि दूसरे हिमालयाई चोटियों की तरह माउंट एवरेस्ट भी शायद वक्त के साथ साथ ऊंची हो गई है और इसकी वजह शायद इन टेक्टोनिक प्लेटों अर्जियाती परतों की जगह में तब्दीली है जिन पर ये बैठी हुई है। आम माहिरीन का कहना है कि बड़े ज़लज़लों के नतीजे में इस अमल के बायस आने वाली तब्दीलियों का रुख मुड़ सकता है। देकाल कहते हैं, इस चोटी की दोबारा पैमाइश की एक वजह 2015 का ज़लज़ला भी है। माउंट एवरेस्ट को दोबारा कैसे नापा गया? आइए ये जानते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों को समंदर की सतह के वस्त के साथ नापा जाता है, लिहाजा चोटी के ऊपरी हिस्से के बजाय इसकी सतह समंदर से पैमाइश ज्यादा अहम है। नेपाल ने खलीज बंगाल को सतह के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इंडिया पहले ही इंडिया और नेपाल की सरहद के करीब एवरेस्ट के खलीज बंगाल से करीबी मुकाम का सर्वे कर चुका था। लिहाजा इंडिया ने नेपाल की सर्वे टीम को इस मुकाम की ऊंचाई बताने में मदद फ्राहम की। इस मुकाम से नेपाल ने करीब 250 किलोमीटर 155 मील रकबे पर फैले इन तमाम मुकामात का एक नेटवर्क बनाया, जहां से एवरेस्ट की चोटी नजर आना शुरू होती है और फिर नेपाली टीम ने इन तमाम मुकामात की पैमाइश करके इन्हें आपस में जमा कर लिया। चीन के सरकारी रोजनामे के मुताबिक चीनी सर्वे टीम ने मशरकी सूबे शानडोंग में येलो सी को समुद्री सतह के लिए इस्तेमाल किया। दोनों तरफ से सर्वे करने वाले अफराद ने सिमट की ऊंचाई का हिसाब लगाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले मुसलसी फार्मूले भी इस्तेमाल किए।
ان کے استعمال کردہ فارمولے میں مثلث کی چوٹی کا حساب لگانے کے لیے مثلث کے نچلے حصے کو زاویوں سے ضرب دی جاتی ہے، لیکن زمین پر جاری سب مشکل حساب کتاب کے لیے کسی کو تو پہاڑ کی چوٹی پر ہونا ضروری ہے۔ نیپال کی سروے ٹیم گزشتہ سال اس سمٹ پر گئی تھی، جبکہ چین کی سروے ٹیم رواں برس مئی کے مہینے میں وہاں پہنچی تھی۔ نیپال کی جانب سے کورونا وائرس کے دوران تمام مہمات کو معطل کرنے اور چین کی جانب سے غیر ملکی مسافروں پر پابندی عائد کرنے کے باعث 2020 میں سمٹ تک پہنچنے والی واحد ٹیم چین کی تھی۔ نیپالی عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے ایوریسٹ سمٹ کے گرد 12 نچلی چوٹیوں کا استعمال کیا تاکہ وہ زیادہ درست نتائج حاصل کر سکیں۔ چینی میڈیا نے بتایا کہ چینی سروے ٹیم نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا۔ سروے اور نقشہ جات کی چینی اکیڈمی میں ایسوسی ریسرچر یونگ تاؤ نے چین کے سرکاری میڈیا چین ڈیلی کو بتایا، ایک بار جب سروے ٹیم چوٹی پر پہنچ گئی تو چوٹی کے آس پاس کے اسٹیشنوں پر موجود سروے ٹیم کے اہلکاروں نے 6 مقامات سے چوٹی تک کا فاصلہ ماپا تھا، جس کا مطلب ہے کہ پہاڑ کی اونچائی کا تعین کرنے کے لیے کم سے کم 6 مسلسلوں سے حساب لگایا جا سکتا ہے۔ دونوں فریقین نے اپنے حساب کتاب کے دوران بلندی کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم کا بھی استعمال کیا۔ اس سے قبل چین ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی کی 2 بار پیمائش کر چکا ہے، ایک مرتبہ 1975 میں اور دوسری مرتبہ 2005 میں۔ ہمالیائی ڈیٹا 20 کے مطابق دوسری سروے ٹیم کے ممبران نے سمٹ پر GPS ڈیوائس کا چینی ورژن نصب کیا تھا۔ اس مرتبہ چینی سروے ٹیم نے چین کا ڈائیو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم استعمال کیا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے زیر ملکیت عالمی پوزیشننگ سسٹم یا GPS کا خریف ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی زنہوا کے مطابق اس سسٹم سے موسم اور ہوا کی رفتار کے ساتھ ساتھ برف کی گہرائی کی پیمائش بھی کی جا سکے گی، تاکہ گلیشیئر کی نگرانی کرنے کے علاوہ ماحولیاتی تحفظ میں بھی مدد مل سکے۔ نیپالی سروے ٹیم نے اپنے حساب کتاب کے لیے GPS کا استعمال کیا۔ دہقان نے BBC کو بتایا، ہم نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی کا تعین کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر قبول شدہ طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو پروسیس کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ رہی ہوگی، اور ہمارے اہم موضوعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل معلومات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔